जैसे आप देखें इस उंगली से अगर मैं दबा कर देखूँ, बहुत लाइट क्लच है, ईजिली दबा। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160, जो कि अब आ गई है अपसाइड डाउन सस्पेंशन के साथ और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। इस बाइक के बारे में जो चीजें बताने लायक हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, राइडिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड इसका कंफर्ट, सस्पेंशन कैसे काम करते हैं, स्टेबिलिटी, इंजन रिफाइनमेंट, स्मूथ राइड क्वालिटी है कि नहीं, लॉन्ग टर्म इंजन रिलायबिलिटी है कि नहीं, और उसके बाद इन टायर्स से ग्रिप अच्छी है कि नहीं, और इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और कौन से राइडर्स को ये बेस्ट सूट करेगी उस बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो भोपाल में अगर आपको बजाज की किसी भी व्हीकल की टेस्ट ड्राइव चाहिए हो तो आप सुरजीत बजाज से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आइए जल्दी से हम बाइक को राइड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस बाइक के बारे में आपको बताने के लिए। अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करूंगा कि सारी चीजें, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं। वाइजर को कर लिया है डाउन, इग्निशन कर लिया है ऑन, इंजन को कर लेते हैं हम स्टार्ट, और इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको मिल जाता है। जैसे आप स्टैंड लगाते हैं तो बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है जो कि बहुत सारी बाइक्स में आजकल मार्केट में आने लगा है। चलिए, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है, और देखिए जैसे मैं बंद करता हूं तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ब्राइटनेस का ये क्या फीचर है इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आइए, इंजन स्टार्ट कर लिया है, पीछे देख लेते हैं एक बार कोई आ तो नहीं रहा है स्पीड में। ऑटो आ रहा है, एक बार ये ऑटो निकल जाए। आप लोग भी सेंसिबल तरीके से चलाएं, और उसके साथ साथ ये भी चीज़ देखें कि आप राइडिंग गियर्स अच्छे पहन रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बाइकर्स जो हैं वो एक्सीडेंट में कम होते जा रहे हैं, स्पेशली यंग बाइकर्स। तो हेलमेट पहनिए, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए, और रोड पे जो दूसरा चल रहा है उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखिए आप। चलिए, ओके, एक बाइक और है। रेयर व्यू मिरर्स हमेशा बाइक में लगा कर रखें। अब हम निकल सकते हैं। ओके, फर्स्ट गियर पर हम हैं, और फर्स्ट गियर पर आपको मिलती है टॉप स्पीड 39 की, सेकंड गियर पर आपको मिलती है 64 की। आगे है स्पीड ब्रेकर, तो ब्रेकिंग टेस्ट एक छोटा सा हो जाए। और ब्रेक जो है वो अभी तक तो फिलहाल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। इंजन परफॉर्मेंस जो है वो इसमें अभी तक तो फिलहाल मुझे अच्छा मिल रहा है, और स्पेशली इंजन जो है वो लोअर आरपीएम्स पर और मिड रेंज आरपीएम्स पर बहुत अच्छा चलता है। यानी कि आप जब इसको जो है चला रहे हैं अराउंड 3000 आरपीएम, एक तो आरपीएम के नंबर्स इतने छोटे लिखे हुए हैं कि वो मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, रोड से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आरपीएम टैकोमीटर जो है ना थोड़ा सा और ईजिली विजिबल होना चाहिए था। बाकी आप अगर इसको चला रहे हैं तो ईजिली जो इंजन पावर बनाएगा आपको 3000 आरपीएम से लेकर 7000 आरपीएम तक। देखिए, हम है 5th गियर में, टॉप गियर में है, और बाइक ईजिली क्लीनली पुल कर रही है बिल्कुल। तो टॉर्क की इसमें कोई भी कमी नहीं है, टॉर्क अच्छे से वाइडली स्प्रेडेड है और लोअर आरपीएम्स पर भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इसको एक ही गियर पर बहुत देर तक भी चला सकते हैं। बार बार ये बाइक आपसे गियर चेंजेस डिमांड नहीं, बार बार ये बाइक आपसे गियर चेंजेस डिमांड नहीं करेगी। तो ये यहाँ पर पड़ी थी, और बजाज और केटीएम की बाइक्स में ना ये ढीली होने की प्रॉब्लम बहुत है। मेरे फ्रेंड की भी ड्यूक 200 है, उसमें भी ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो 7000 आरपीएम जैसे ही हम क्रॉस करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि इंजन स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, और 7000 आरपीएम के बाद फुटपेग्स पर वाइब्रेशंस आने लगते हैं और सीट पर वाइब्रेशंस आने लगते हैं। द गुड न्यूज़ इज कि हैंडल बार पर वाइब्रेशंस नहीं आते हैं, ऐसे लोगों से बच के चलें। हाँ, 7000 आरपीएम के बाद जैसे ही आप ऊपर क्लाइंब करेंगे तो उसके बाद वाइब्रेशंस जो है वो सीट और फुटपेग्स पर क्रीप इन करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात इस बाइक में यह है कि ये लोअर आरपीएम्स पर बहुत ही हैप्पी चलती है। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं 3-4000 आरपीएम पे, और जनरली 160 सीसी की बाइक्स को जब आप सिटी में चला रहे हैं तो इंसान इतने ही आरपीएम पे चलाता है। हर टाइम जो है राइडर एक एड्रेनलिन में नहीं रहता कि उसको जो है बाइक भगानी है या एंजॉय करना है। तो अगर मैं इस तरीके से आराम से इसमें बाइक में चला रहा हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसमें फील नहीं हो रही, मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये कंफर्टेबल आरपीएम है बाइक का। और अगर हम क्रूजिंग आरपीएम के बारे में हम बात कर लें कि किस आरपीएम पर आप क्रूज कर सकते हैं जब तक आपको वाइब्रेशंस नहीं आएगा, तो वो है अराउंड 6000 आरपीएम के आसपास। तो 6000 आरपीएम के पास आप इसमें क्रूज कर सकते हैं, जो कि स्पीड होगी अराउंड, कितनी होगी स्पीड एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर तो स्पीड लिमिट कम है तो हम ज़्यादा स्पीड नहीं अचीव कर सकते, लेकिन हाँ 80-90 kmph तक के आसपास की आपको जो ये स्पीड है वो मिल जाएगी। उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, जब मैं भी यूटर्न्स ले रहा था ना, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन इसकी हेडलाइट जो है उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, और वो हेडलाइट बहुत ही ईजिली विजिबल थी रोड पर। जब मैं टर्न ले रहा था तो रोड पे मतलब दिख रही थी इतनी धूप में भी। तो हेडलाइट इसकी जो है वो बहुत पावरफुल है। मैंने उन लोगों से बहुत इसकी तारीफ सुनी है जिन्होंने इस बाइक को रात में चलाया है। तो इंजन रिफाइनमेंट के मामले में बजाज के पुराने इंजन के मुकाबले ये इंजन बहुत ही अच्छा है। ये एक न्यू जनरेशन इंजन है बजाज का। मैं जितनी भी वीडियोस इस बाइक की बनाता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ, और इतनी वीडियोस इसलिए बन रही है बिकॉज कुछ टाइम में बजाज जो है वो जल्दी इसमें अपडेट लेकर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से मुझे इसमें बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन आने से थोड़ा सा
स्टीयरिंग फीडबैक जो है ना वो हैवी हो गया है बाइक का, और हैवी होने की वजह से हैंडल बार जो है वो आपको हैवी फील होगा इसमें। तो हैंडलिंग में जो है थोड़ा सा उससे कंट्रीब्यूशन आया है, हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर हो गई है और स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो गई है। पहले स्टेबिलिटी इसमें जो है उतनी अच्छी फील नहीं होती थी, तो अगर आप हाईवेज़ पर चला रहे हैं ना तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन है, बिकॉज वहाँ पर आपको जो स्टेबिलिटी है इसकी वजह से ज़्यादा अच्छी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी एज वेल एज कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी। कॉर्नरिंग में भी बहुत अच्छा ये परफॉर्म करते हैं, बट अपसाइड डाउन सस्पेंशन आने की वजह से ये थोड़े से स्टिफ हो गए हैं फ्रंट एंड से थोड़े से, लेकिन डैम्पिंग अभी भी अच्छी है। गियर शिफ्ट्स अभी तक तो मुझे काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। वही गियर की जो नॉब निकल गई थी बस उससे जो है मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हुआ था कि यार ऐसा कैसा पॉसिबल है एक न्यू व्हीकल में। हालांकि वो वाइब्रेशन से हो जाता है, वो जो एरिया है ना वो बहुत वाइब्रेशन प्रोन एरिया है। एक बार मैं भोपाल टू इंदौर जा रहा था ड्यूक 200 से, तो उसमें भी जो है वो सेम चीज़ निकल गई थी, हालांकि वो गिरी नहीं थी, वो बस खुल गई थी एक एंड से, तो फिर मैंने उसको जो है टाइट कर लिया, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो गई थी। तो इधर पे ना कंपनीज़ को थ्रेड लॉकर्स का यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर थ्रेड लॉकर लगा देना चाहिए, जिस वजह से ऐसे जो बोल्ट्स हैं जो वाइब्रेशन की वजह से खुल जाते हैं वो नहीं खुलने चाहिए। जनरली जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी मोटरसाइकिल्स हैं, उसके जब मैं इंजन रिबिल्ड करता हूँ तो उनकी मैनुअल में भी लिखा रहता है कुछ बोल्ट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता है वहाँ पर वो लोग रेकमेंड करते हैं कि आप लॉकटाइट लगाओ, और जब आप उसको निकालते हो तब भी उसमें लॉकटाइट लगा रहता है, यानी कि थ्रेड लॉकर लगा रहता है। लॉकटाइट एक ब्रांड है सिंपली। ओके, तो हम आते हैं वापस से बाइक पर। तो गियर शिफ्ट जो है वो अभी तक फिलहाल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गियर शिफ्ट्स में चाहे आप मल्टीपल डाउन शिफ्ट्स कर लें, कोई भी आपको मेजर इशू नहीं आएगा। तो वो बजाज का जो खराब गियरबॉक्स वाली इमेज बनी थी ना वो पूरी सॉर्ट आउट हो चुकी है। राइडिंग पॉस्चर के बारे में बात कर लें तो राइडिंग पॉस्चर इसका ना एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल काइंड ऑफ ही है पूरा, जिसमें हैंडल बार जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो हैंडल बार नीचे होने की वजह से क्या है कि आप ऐसे बैठ के नहीं चलाते, आप जो है आगे की तरफ हो जाते हैं, और फ्यूल टैंक भी काफ़ी बड़ा है, तो राइडर से हैंडल बार जो है वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस पे है। फ्यूल टैंक 14 लीटर का मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ्यूल टैंक 14 लीटर्स का है, तो आप लॉन्ग राइड्स ना इसमें आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा राइड करना है बाइक, तो बार बार आपको फ्रीक्वेंटली फ्यूल स्टॉप्स नहीं लेने पड़ेंगे। ये मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी। 14 लीटर का फ्यूल टैंक इज इनफ। उसके बाद राइडिंग पॉस्चर जो है थोड़ा सा फ्रंट बायस्ड है, तो जब आप नए चला रहे हैं तो आपके हाथों पर थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, जो कि शुरू में आता है। उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। सीटिंग रूम बहुत अच्छा है, सीट कंफर्टेबल है, पिलियन सीट भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, और दोनों सीटिंग रूम पिलियन एज वेल एज राइडर दोनों का सीटिंग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है, स्पेशियस है। तो बाइक में आपको जगह की कमी महसूस नहीं होगी और बाइक छोटी फील नहीं होगी, चाहे आपकी हाइट कितनी भी हो। अब हाइट के बारे में हमने बात कर ली है, तो एक बार साइड में लगा लेते हैं, रेयर व्यू में देख लेते हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, बाइक की जो सीट हाइट है वो है 795 mm, और मैं इसमें ईजिली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। तो अगर मुझसे कम हाइट के राइडर्स भी हैं, जो कि शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं, वो भी इसमें ईजिली फ्लैट फुट कर पाएंगे, तो उनके लिए कोई इतना मेजर इशू नहीं है। उसके बाद जो फुट पेग पोजिशनिंग है वो बहुत ज़्यादा रेयर सेट नहीं है, जिस वजह से टॉल राइडर्स को भी ना इस पर क्रैम्प्ड फील नहीं होगा। ये अगेन बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मुझे इस बाइक में लगती है, शायद मैं जितने भी बार इस बाइक का रिव्यू करता हूँ उसमें ये बात बताता हूँ कि इसका जो क्लच है वो बहुत लाइट है, बहुत लाइट क्लच मिल जाता है। तो अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं ना तो ये बहुत फ्रेंडली बाइक है आपके लिए। जैसे आप देखें इस उंगली से अगर मैं दबा कर देखूँ, बहुत लाइट क्लच है, ईजिली दब रहा है। तो क्लच के मामले में बाइक जो है मुझे बहुत पसंद है सिंपली, बट इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स है अगेन, और ये एक 2 वाल्व इंजन है। तो सिटी ट्रैफिक के लिए मुझे लगता है ये एक अप्रोप्रिएट मोटरसाइकिल है उन राइडर्स के लिए जिनको एंजॉय भी करना है बाइक के साथ, डेली भी चलना है, और उसके साथ उनको जो है पिलियन को लेकर भी ट्रैवल करना है। तो पिलियन कंफर्ट भी इसमें आपको अच्छा मिल जाता है। हाँ, ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो मुझे थोड़ा सा जो है रेयर सस्पेंशन थोड़ा सा बिल्कुल स्टिफ महसूस हो रहा है, लेकिन डैम्पिंग अच्छी है सस्पेंशन की, तो उससे मेजर कोई इशूज़ आपको फील नहीं होंगे। और जब आप 2 लोग बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ना, तो वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, उससे और बेहतर डैम्पिंग मिल जाती है सस्पेंशन में। तो वेट बढ़ने की वजह से अगेन आपको डैम्पिंग अच्छी मिल जाएगी। तो सस्पेंशन से भी मुझे मेजर कोई भी इसमें कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपको एक और बार डेमोन्स्ट्रेट कर दूं तो ये एक 2 वाल्व इंजन है, जो कि मिड रेंज और लो एंड आरपीएम्स पर अच्छा चलता है। उसके बाद जैसे आप हाई आरपीएम्स पर जाते हैं तो वहाँ पर इसमें जो है वाइब्रेशन क्रीपन करने लगते हैं। तो वाइब्रेशन क्रीपन करने के साथ साथ इंजन की आवाज़ भी 7000 आरपीएम के बाद ऐसी हो जाती है जैसे कि इंजन पर लोड पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये एक 2 वाल्व इंजन है। 2 वाल्व इंजन स्लोअर स्पीड्स पर चलने के लिए अच्छे रहते हैं, और लो आरपीएम्स पर स्पेशली, मतलब बाइक की स्पीड कुछ भी हो सकती है लेकिन आरपीएम इनको लो ही पसंद होते हैं इंजन को। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम्स पर नहीं चलाना है दिन भर बाइक, और बहुत ज़्यादा बाइक से जैसे R15 वाले करते हैं बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम्स पर चलाते हैं, वो नहीं करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। लेकिन हाँ, राइडिंग पॉस्चर थोड़ा सा फ्रंट बायस्ड काइंड ऑफ आपको इसमें मिलता है।
ओवरऑल जो बाइक की राइड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी समझ में आ रही है, काफ़ी पसंद आ रही है। अगर आप 100 सीसी बाइक से भी अपग्रेड करके यहाँ पे आ रहे हैं तो ये बाइक आपको एकदम डराएगी नहीं। पिकअप आपको इसमें इनिशियल बहुत अच्छा मिल जाता है, मिड रेंज परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। तो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंफर्ट है तो ये मोटरसाइकिल आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा खराब रोड्स पे नहीं, लेकिन हाँ इस टाइप के जो रोड्स हैं उन पे अच्छी लगेगी। और अगर बहुत ज़्यादा खराब रोड्स हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो राइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे इंजन्स पसंद है जो कि स्मूथ राइड क्वालिटी ऑफर करें और ज़्यादा गियर चेंजेस ना मांगे और आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस राइडिंग नहीं करनी है, तो ये बाइक एक अच्छा ऑप्शन है। और परफॉर्मेंस राइडिंग करनी भी है तो ये बाइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बिकॉज जैसे ही आप इसमें गियर डाउन करते हैं तो आप हाई आरपीएम्स पर इजीली जा सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़े से वाइब्रेशंस आने लगते हैं। हालांकि जो ब्रेकिंग सेटअप है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ब्रेक्स में अगेन आपको बाइट अच्छी मिल जाती है और रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स मिलते हैं अगेन, तो आपकी सेफ्टी भी इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और डुअल चैनल एबीएस मिलता है। ये वो 160 सीसी बाइक है जिसमें 160 सीसी सेगमेंट में कम प्राइस रेंज में डुअल चैनल एबीएस दे दिया था। तो ब्रेक्स अगेन इसके अच्छे मिल जाते हैं। रेयर ब्रेक जो है वो डिसेंट ब्रेक बाइट के साथ मिलता है। डिसेंट क्या मतलब है ही नहीं ब्रेक बाइट, डिसेंट क्यों बोलूँ नहीं है ब्रेक बाइट। ओके, जनरली इस सेगमेंट की बाइक्स में यही होता है कि 70% जो है फ्रंट ब्रेक से बाइक कंट्रोल होती है। ओवरऑल बाइक के बारे में मुझे सारी चीज़ें पसंद आई हैं। बाइक उन राइडर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको फैमिली के साथ मोस्टली ट्रैवल करना है। एक बार हम जो है हाई स्पीड में जाके हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। ओके, स्पीड ब्रेकर, तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई अपसाइड डाउन सस्पेंशन आने से। माइलेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये आपको माइलेज निकाल कर देगी अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास का। और ये 165 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है जो कि 16 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 14.65 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क। स्पेसिफिकेशंस बताना मैं आपको भूल गया था, लेकिन वो तो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी। मेरा काम यहाँ पर आपको यह है कि मैं आपको बताऊँ कि ये रोड पर कैसा परफॉर्म करती है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। SR मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।